नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि भारत को कितने फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है और हर फिजिकल डिवीजन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत भौतिक प्रदेश। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसके लगभग 11% भाग, मतलब 11% भाग जो है 11% भाग जो है वह पर्वतीय है। कुल फिजिकल डिवीजन जो भारत का कुल एरिया है उसका 11% भाग है पर्वतीय, 18% भाग है पहाड़ी, 43% भाग है मैदानी और इसका लगभग 26% भाग जो है वह पठारी है। 26% भाग पठारी है। तो यह भारत का जो फिजिकल डिवीजन का महत्वपूर्ण जो प्रारूप है वह 11% भाग पर पर्वतीय, 18% भाग पर पहाड़ी, 43% भाग पर मैदानी और 26% भाग पर पठारी है। इस आधार पर हम इन जो उच्चावच को देख रहे हैं, इस आधार पर भारत का जो फिजिकल डिवीजन होता है उसको हम लोग मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो सबसे पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो फिजिकल डिवीजन हमारा है उसको हम कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर इंडिया जो भाग हमारा है वह पूरा भाग पठारी है, तो उसको एक नाम दिया गया है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 3 जो फिजिकल डिवीजन होता है वह है इन दोनों के बीच में, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बीच में एक मैदानी भाग है जिसको नाम दिया गया है उत्तर का या मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, इसे गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो सी भाग जो है हमारा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। 3 डिवीजन हमारा हो गया। और चौथा जो फिजिकल डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं तटवर्ती प्रदेश और द्वीप समूह। तटवर्ती प्रदेश और द्वीप समूह। अभी हम लोग देखेंगे कि ये चारों आकृतियां, ये चारों जो फिजिकल डिवीजन है हमारे भारत के मैप में, इस मैप में कहां पर है, किस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, यह पूरा भाग जो है हमारा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 भाग हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में, जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल हिमालय। तो उसका सब डिवीजन अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आप लोग देखेंगे कि यह जो भाग है यही है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत सबसे मुख्य जो भाग है वह हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा जो भाग है इसको हम कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की जो स्थिति होती है उसको काउंटिंग इस तरीके से किया जाता है। यहाँ तक आ रहे हैं इस तरीके से, यह छोटानागपुर का भाग इसके अंदर आया, ये देखिए छोटानागपुर का भाग, उसके अलावा इस तरह ये भाग, ये पूरा जो भाग है यहाँ तक, और ये पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह पूरा भाग जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर है? तो यह है हमारा दूसरा फिजिकल डिवीजन भारत का, जिसको हम कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ए, और यह है बी। तीसरा जो भाग है इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। इन दोनों के बीच में जो मैदानी भाग है जिसका निर्माण गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है उसको इस भाग में शामिल किया जाता है, उसको इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। पूरा भाग जो है, यह पूरा क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में आता है। यह हमारा फिजिकल डिवीजन है सी। पूरा भाग सी है।
क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे 3 फिजिकल डिवीजन हो गए। चौथा जो फिजिकल डिवीजन है उसे नाम दिया गया है तटवर्ती प्रदेश और द्वीप समूह। तटवर्ती प्रदेश के 2 भाग, एक बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती प्रदेश और दूसरा अरब सागर का तटवर्ती प्रदेश। इसको हम लोग इस तरीके से डिवीजन कर रहे हैं। तो यह हमारा चौथा डिवीजन है तटवर्ती प्रदेश। तटवर्ती प्रदेश और इसके अलावे जो द्वीप समूह है जिसमें लक्षद्वीप का भाग, अंडमान निकोबार का भाग है, इसको शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से भारत को 4 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। कौन कौन? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा मध्यवर्ती मैदानी भाग और चौथा तटवर्ती प्रदेश और द्वीप समूह। अब हम लोग इसमें एक एक करके चलेंगे कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं और कौन से प्रमुख उच्चावच यहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसका विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इस पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इस पर्वतीय प्रदेश का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, यहाँ पर नंगा पर्वत की स्थिति है, नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2400 से 2500 या 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। कितना है? 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत फैला हुआ है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वह है 250 से 400 किलोमीटर की। मतलब इस पर्वतीय प्रदेश की जो चौड़ाई है वह 250 से 400 किलोमीटर के क्षेत्र में है। और इस पर्वतीय प्रदेश को हम इसके निर्माण काल के आधार पर, इसके उच्चावच के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा 3 भाग है तो इसको हम लोग समझते हैं। पहला जो भाग है इसको कहते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा जो भाग है इसका बी नंबर, उसको हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, पहला जो है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय पर्वतीय प्रदेश और तीसरा भाग है इस पर्वतीय प्रदेश का, उत्तर की पर्वतीय प्रदेश का, जिसको नाम दिया गया है पूर्वांचल हिमालय। क्या नाम दिया गया है? पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय मतलब हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिमालय है उसको नाम दिया गया पूर्वांचल हिमालय। तो आइए समझते हैं पहले ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय क्या है तो यहां पर समझेंगे ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार, मतलब क्रॉस करके। तो हिमालय के पार जो पर्वतीय प्रदेश है उसको नाम दिया गया है ट्रांस हिमालय। क्लियर है? ट्रांस हिमालय का मतलब क्या है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश के पार, मतलब उत्तर में जो पर्वतीय प्रदेश है वह है ट्रांस हिमालय। और यह हिमालय जो है वह मूलतः यूरेशियाई प्लेट का अंग है। ध्यान देंगे कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वह 2 प्लेटों के टकराव के कारण हुआ है। कौन कौन से 2 प्लेट? भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट। हम इसको बढ़िया से समझाएंगे जब हिमालय पर्वत का निर्माण, अगले क्लास में जब हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में चलेंगे तब आपको बताएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हो। तो यहां हम समझ रहे हैं कि ट्रांस हिमालय जो है वह यूरेशियाई प्लेट का विस्तार है और यह जो है इसका विस्तार जो है महान हिमालय के उत्तर में है। इसके अंतर्गत अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियों को शामिल किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणियों को शामिल किया जाता है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है काराकोरम। बहुत लोग काराकोरम को जो नहीं जानते हैं, काराकोरम को हिमालय का ही अंग मानते हैं, लेकिन काराकोरम हिमालय का अंग नहीं है, वह ट्रांस हिमालय का अंग है जो हिमालय के, ग्रेट हिमालय के उत्तर में। ठीक है, तो पहला है काराकोरम श्रेणी। दूसरी जो श्रेणी है उसका नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। तीसरी श्रेणी का नाम है जास्कर। जास्कर श्रेणी। और चौथी श्रेणी का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी। ध्यान दीजिएगा ये चारों श्रेणियां जो है हिमालय के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में है। इसको हम लोग मैप पर देखते हैं कि ये हिमालय की स्थिति, इन हिमालय की स्थिति कहां पर है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे उत्तर में कौन है? काराकोरम। तो काराकोरम का विस्तार जो है इस तरह फैला हुआ है। ये है काराकोरम हिमालय, इसको हम लोग 1 नंबर कर लेते हैं।
उसके नीचे जो हिमालय है इसका नाम है लद्दाख, लद्दाख श्रेणी 2 नंबर। इसके नीचे जो है इसको नाम दिया गया है जास्कर, यह है जास्कर, ध्यान दीजिएगा, सी नंबर जास्कर। और चौथा जो है वह तिब्बत के पार्ट में पड़ता है जिसका नाम है कैलाश, क्लियर है, यह है कैलाश। तो ये चारों हिमालय जो हैं, ये चारों जो श्रेणियां हैं वह ट्रांस हिमालय के अंग हैं। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब हम आते हैं इसमें काराकोरम श्रेणी के बारे में कि काराकोरम श्रेणी की क्या विशेषता है। तो ध्यान दीजिएगा, काराकोरम का निर्माण हिमालय निर्माण के पूर्व ही अवसादी चट्टानों से हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि इस श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में इस पर चीन ने अधिकार कर रखा है और चीन ने इसका क्या नाम रखा है? कागीर। चीन के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया है? कागीर। लेकिन पुराणों में या भारतीय साहित्य में इसको क्या नाम दिया गया है? कृष्णागिरी। इस पर्वत श्रेणी की खोज 1906 में स्वेन हैडन महोदय ने की थी। स्वेन हैडन महोदय ने की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो सबसे ऊंची श्रेणी है इसका नाम है, यहां देखिएगा, इसका नाम है K2। K2 इसको हिंदी में कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम दिया गया है? गॉडविन ऑस्टिन। यह एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। क्लियर है? इस काराकोरम श्रेणी की औसत जो ऊंचाई है वह 3400 मीटर है और लंबाई इसकी जो है यह लगभग 1000 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर है। क्लियर है? लंबाई कितनी है? 1000, चौड़ाई कितनी है? 40 और औसत ऊंचाई कितनी है? 3400 मीटर। इसमें इस पर्वत श्रेणी में महत्वपूर्ण फैक्ट एक और आप ध्यान रखिएगा कि यह क्षेत्र वैसे क्षेत्र में है जो काफी ठंडा प्रदेश है और ऐसे क्षेत्र में क्या होता है कि हिमनद बड़े पैमाने पर डेवलप हुए हैं, जिसमें से 4 हिमनद आपको ध्यान में रखना होगा यहां पर विकसित हुए हैं। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण है सियाचिन, उसके बाद बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरो। कौन कौन? सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पार। ये 4 महत्वपूर्ण हिमनद जो है वे काराकोरम श्रेणी के अंग है। काराकोरम श्रेणी के महत्वपूर्ण चोटी में K2 के अलावे एक अन्य चोटी का नाम आता है और उसका नाम है गसेर ब्रुम। क्या नाम है? गसेर ब्रुम। देखिएगा, गसेर ब्रुम। क्या नाम है? गसेर ब्रुम। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसे K5 के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? K5 के नाम से। और इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह क्या है? छिपा हुआ पर्वत, हिडन पिक। क्योंकि बहुत समय तक चूंकि यह उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में अन्य लद्दाख वाले से घिरा हुआ था, इसलिए बहुत दिन तक इसको इस श्रेणी का पता नहीं चल पाया और इसलिए इसको नाम दिया गया छिपा हुआ पर्वत, हिडन पिक। तो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दिए कि काराकोरम श्रेणी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का अंग है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है वह 3400 मीटर है, लंबाई 1000 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 40 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। दूसरी महत्वपूर्ण चोटी कौन सी है? गसेर ब्रुम, जिसे K5 के नाम से भी जाना जाता है, जबकि गॉडविन ऑस्टिन को क्या नाम दिया गया? K2। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 किलोमीटर। और यह गसेर ब्रुम जो है यह हिडन पिक के नाम से भी यानी छिपा हुआ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस काराकोरम श्रेणी के 4 महत्वपूर्ण हिमनद हैं, जिसमें सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पार महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण भाग हो गया काराकोरम का। दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के ठीक नीचे यह भाग, इस भाग को नाम दिया गया है लद्दाख श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राकापोसी, क्योंकि इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि विश्व के किसी भी पर्वत में इतना तीव्र ढाल, स्टीप स्लोप नहीं है जितना कि राकापोसी है। मतलब सबसे अधिक तीव्र ढाल की अगर कोई चोटी है तो उसका नाम है राकापोसी, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है लद्दाख श्रेणी की। और इसी श्रेणी को काटकर सिंधु नदी बुंजी में एक भारत का सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु नदी या भारत का सबसे गहरा गॉर्ज कौन सा है? तो सिंधु नदी का बुंजी का गॉर्ज। यह किस श्रेणी को काटती है सिंधु नदी? तो यह लद्दाख श्रेणी को ही काटकर सबसे गहरा
गॉर्जियस बनाती है। क्लियर है? तो लद्दाख श्रेणी महत्वपूर्ण हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण जो कारक ट्रांस हिमालय की श्रेणी है उसका नाम है जास्कर। यह है जास्कर, जो जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कामेत। और अगली महत्वपूर्ण जो श्रेणी है यह है कैलाश। कैलाश यह भारत में न होकर तिब्बत में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम कैलाश पीक ही है। तो ये चार महत्वपूर्ण श्रेणियां ट्रांस हिमालय के हैं, यह आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं तो आप क्या बताएंगे? नंबर 1 काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा कैलाश। काराकोरम काफी इसमें महत्वपूर्ण है। काराकोरम की 2 चोटियों को ध्यान में हम लोग रखेंगे, पहला K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन और दूसरा गसेरब्रुम। गसेरब्रुम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस श्रेणी को या किस पिक को छिपा हुआ पिक के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? गसेरब्रुम। इसका एक अन्य नाम क्या है? K5। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का यह भाग हो गया क्लियर, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा जो पर्वतीय प्रदेश है उसका नाम है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो ध्यान देंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। इन तीनों के दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इस तरीके से एक पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में। इसी को नाम दिया गया है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसका निर्माण आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसिन से लेकर इयोसिन से लेकर प्लायोसिन युग में हुआ है। इसके 3 श्रेणियों का विकास हुआ है। ये 3 श्रेणियों में कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। ये 3 अलग अलग काल में निर्मित हुए। ग्रेट हिमालय, इसी के दक्षिण यह भाग ऊपर में महान हिमालय का भाग है, इसके दक्षिण ग्रेट हिमालय है, ये महान हिमालय, इसके दक्षिण लघु हिमालय और यहां से यह शिवालिक हिमालय की शुरुआत होती है, जो बिहार जो पूर्व की ओर जाकर आगे पुनः लघु हिमालय में मिल जाता है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट इसका है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश के 3 भाग, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जैसे यह ट्रांस हिमालय का अंतिम भाग क्या होगा? जास्कर और कैलाश। तो जास्कर और हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय के बीच में जो फॉल्ट है, जो भ्रंश है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना होगा कि ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वतीय प्रदेश सचर जोन, कौन सा जोन? सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होते हैं। यह एक फॉल्ट लाइन के रूप में है और इसी फॉल्ट लाइन के द्वारा ये दोनों पर्वतीय श्रेणियां आपस में अलग होती है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग महान हिमालय पर। तो महान हिमालय के बारे में हम बता दिए कि सबसे पहला पॉइंट अगर इससे आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे हिमाद्री कहा जाता है? हिमाद्री, तो यह है महान हिमालय। पूरे हिमालय को नहीं, सिर्फ महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह इतना ऊंचा है कि इस क्षेत्र में सालों भर बर्फ जमे रहते हैं और इसी के आधार पर इसको नाम दिया गया हिमाद्री, हिम का घर। क्लियर है? इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। अन्य चोटियों में कौन कौन सी चोटियां महत्वपूर्ण है? तो सभी जानते हैं, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, मकालू है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अन्नपूर्णा है, त्रिशूल है और नीलकंठ है। कौन कौन सी श्रेणियां? फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कौन कौन। तो सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। अन्य चोटियों में कौन कौन है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, मकालू, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्नपूर्णा, त्रिशूल और नीलकंठ। इस महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है उसको, महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, 6100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। जबकि औसत चौड़ाई जो है वह 100 से 150, औसत चौड़ाई जो है वह 100 से 150 किलोमीटर है। 100 से 150 किलोमीटर है महान हिमालय की औसत चौड़ाई। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या जाने, एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जब हिमालय यानी एवरेस्ट पर जो चढ़ाई करने के लिए लोग जाते हैं तो वो भारत की तरफ से चढ़ाई नहीं करते हैं, चाइना की तरफ से, तिब्बत की तरफ से चढ़ाई करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण क्या है कि जब 2 प्लेट आपस में टकराए, कौन से? यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, तो इसमें से भारतीय प्लेट बड़ा था और अधिक घनत्व वाला था, वह नीचे की ओर सबडक्ट किया
और यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर फोल्ड किया। तो उत्तर का जो ढाल है, इस फोल्ड के कारण उत्तर का ढाल जो है मंद है और इधर का ढाल जो है वह तीव्र हो गया है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दक्षिण का ढाल जो है इसी प्लेट की गतिविधि के कारण काफी तीव्र है और उत्तर का ढाल जो है वह मंद हो गया है। क्लियर है? इस मैदानी प्रदेश में, इस पर्वतीय प्रदेश में दो महत्वपूर्ण ऊंचे मैदानी प्रदेश भी है। अब आप पूछेंगे कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश में मैदानी प्रदेश, तो यस, दो ऊंचे मैदानी प्रदेश है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, ग्रेट हिमालय क्षेत्र में। एक का नाम है रुक्सु और दूसरे का नाम है देवसाई। कौन कौन? रुक्सु एवं देवसाई, ये दो ऊंचे मैदानी प्रदेश जो हैं यह ग्रेट हिमालय के क्षेत्र में है। क्लियर है? और इसके अलावे अब आप यहां पर समझ लीजिए कि महान हिमालय, जैसे मान लीजिए महान हिमालय का क्षेत्र है और यह लघु हिमालय का क्षेत्र है, इन दोनों के बीच पुनः एक फॉल्ट लाइन का सृजन होता है, एक भ्रंश रेखा का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। महान हिमालय लघु हिमालय से MCT के द्वारा अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यहां ध्यान देंगे, हम लोग अभी दो तरह के थ्रस्ट की चर्चा कर ली। कौन? एक थ्रस्ट है सचर जोन या हिंज लाइन, जो ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वतीय प्रदेश को अलग कर रहा है, यानी महान हिमालय को अलग कर रहा है। अब महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो फॉल्ट लाइन है उसका नाम है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये आपका क्लियर हो गया महान हिमालय का एक महत्वपूर्ण पार्ट, यह महान हिमालय। अब दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट क्या है हिमालय का, उसको कहते हैं लघु हिमालय। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है लघु हिमालय, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लघु हिमालय का। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि लघु हिमालय किसे कहते हैं। तो महान हिमालय के दक्षिण, जैसे मान लीजिए जिसको रब कर रहे हैं, महान हिमालय यह हमारा ग्रेट हिमालय का भाग है। महान हिमालय के दक्षिण जो हिमालय है यह ग्रेट हिमालय है और यह है मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय। तो महान हिमालय के दक्षिण के हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण मायोसीन युग में हुआ है। किस युग में हुआ? मायोसीन युग में हुआ है, मायोसीन युग में हुआ है। इस हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वह 3700 से 4500 मीटर है और इस हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों में या श्रेणियों में 6 निम्न श्रेणियां महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? तो लघु हिमालय पंजाब श्रेणी, नंबर 2 है नाग टिब्बा श्रेणी, नंबर 3 है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नंबर 4 है मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी, और नंबर 5 है धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। इनमें से पीर पंजाल श्रेणी जो है वह JNK में है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। नाग टिब्बा श्रेणी जो है वह गढ़वाल हिमालय में है, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड, उत्तराखंड। धौलाधर श्रेणी जो है वह हिमाचल प्रदेश का भाग है, हिमाचल प्रदेश का भाग है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड और महाभारत श्रेणी जो है यह नेपाल में। इनमें से यह श्रेणी काफी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लघु हिमालय की यह सबसे लंबी श्रेणी है। कौन सी? पीर पंजाल जो श्रेणी है वह लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, जिसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है और यह इसी प्रदेश का सबसे ऊंचा हिमालय, लघु हिमालय का सबसे ऊंचा भाग यही है और सबसे महत्वपूर्ण भी है और प्रसिद्ध भी है। अब आते हैं हम लोग कि लघु हिमालय का जो क्षेत्र है, तो लघु हिमालय पर भारत की प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी हैं, टूरिस्ट प्लेस है जिसको हम लोग बोलते हैं हिल स्टेशन के रूप में। गर्मियों में लोग छुट्टी बिताने जाते हैं, उनमें कौन कौन सा है? तो शिमला है, मसूरी है, चक्राता है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है। तो ये महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। इनमें शिमला सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि शिमला, यह क्वेश्चन पूछ दिया है कि शिमला किस हिमालय पर, इस हिमालय में कौन सा भाग है? तो यह धौलाधर श्रेणी का भाग है। शिमला जो है वह धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच 2 खुली घाटियों का भी विकास हुआ है। देखिए ध्यान देंगे कि लघु हिमालय और
ग्रेट हिमालय, यह ग्रेट हिमालय का भाग है, यह लघु हिमालय का भाग है। तो इन दोनों के बीच में दो खुली घाटियों का विकास हुआ है। यह भाग जो है इसको कहा जाता है कश्मीर की घाटी। यह भाग कौन क्या है? यह है कश्मीर की घाटी। और यह भाग जो है इसका नाम है काठमांडू की घाटी। तो काठमांडू की घाटी तो काठमांडू यानी नेपाल में है, लेकिन कश्मीर की घाटी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, और यह ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में है। यहां तक क्लियर है? अब आप समझेंगे कि कश्मीर की घाटी एक विशेष प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, और यह मिट्टी है जिसका नाम है करेवा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करेवा मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कश्मीर की घाटी में, जो हिमोड़ पर विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी के जमाव के कारण निर्मित होता है, और यह एक विशेष प्रकार की फसल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है जिसका नाम है केसर। इसे जाफरानी के नाम से भी जाना जाता है। काफी महंगी फसल है, 1 ग्राम का लगभग 500 से 600 रुपए दाम पड़ता है केसर का। तो काफी महत्वपूर्ण है। करेवा मिट्टी कहाँ है? कश्मीर की घाटी में। और इस पर कौन सी फसल पैदा होती है, उत्पादित की जाती है? वह है केसर या जाफरानी। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब आप लोग जान लेंगे कि लघु हिमालय के क्षेत्र में छोटे छोटे घास के मैदान का भी विकास हुआ है। लघु हिमालय के क्षेत्र में छोटे छोटे घास का ही मैदान डेवलप हुआ है, जिसको कश्मीर में हम लोग मर्ग कहते हैं। मर्ग क्या है? घास के मैदान है। कहां पर? लघु हिमालय के क्षेत्र में। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे गुलमर्ग का, सोनमर्ग का, गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो क्या है? पहाड़ों की ढाल पर स्थित छोटे छोटे घास के मैदान है, यानी कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जो गुलमर्ग और सोनमर्ग महत्वपूर्ण है। और इन्हें उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या नाम दिया गया है? तो बुग्याल। अगर आपसे पूछा जाए बुग्याल क्या है, तो आप बताएंगे लघु हिमालय के क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में जो पार्ट पड़ता है वहां पर जो घास के मैदान है उसको बुग्याल। और मर्ग क्या है? जम्मू कश्मीर में घास के मैदान लघु हिमालय के क्षेत्र में। अब एक पुनः महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से अलग होती है, तो वहां पर कौन सा फॉल्ट का निर्माण होता है, यह मिलान करने के लिए देता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। उस फॉल्ट का नाम है MBT। MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। हम फिर से यहां पर फॉल्ट का रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि फॉल्ट से क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, काराकोरम और ग्रेट हिमालय के बीच में सचर या हिंज लाइन, सचर जोन ऑब्लिक हिंज लाइन, क्लियर है? ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और अब अगला जाएंगे, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो निर्माण होता है उसका क्या नाम है? तो उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। तो ये 4 को आपको क्रम से याद रखना होगा, सचर जोन, MCT, MBT और HFF। अब हम लोग आते हैं शिवालिक हिमालय पर। तो शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से जो अलग करने वाली घाटी है उसको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिमालय का यह सबसे नवीन भाग है, सबसे कम ऊंचा भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है, और यह पूर्व की ओर जाकर लघु हिमालय में मिल जाता है। इस शिवालिक हिमालय में जो पश्चिम की ओर जो घाटियां हैं उसको दून के नाम से, और पूर्व की ओर जो घाटियां हैं उसको द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटलीदून, हरिद्वार। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आज शिवालिक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहां आज शिवालिक पर्वत है वहां एक नदी बहती थी, वह कौन सी नदी है? तो जहां आज शिवालिक पर्वत है वहां पर एक नदी बहती थी, जिसे इंडो ब्रह्म के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? इंडो ब्रह्म। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिवालिक हिमालय जब दक्षिण में आती है तो किससे अलग होती है? भारत के गंगा के मैदानी प्रदेश से। तो गंगा के मैदानी प्रदेश से जो यह अलग होती है उसको नाम दिया गया है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्लियर है? अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इसी हिमालय पर्वतीय प्रदेश यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का अगला भाग, जिसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसी पार्ट 2 में, इसी वीडियो के पार्ट 2 में मैं पूर्वांचल हिमालय के साथ में दूसरा फिजिकल यूनिट शुरू करूंगा, और वह है भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार।